फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी का फंडा। माय नेम इज कमलदीप। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईबीपीएस आरआरबी 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है, उसमें आप लोगों के लिए क्या क्या है और कैसे आपने उस फॉर्म को फिलअप करना है। क्लियर। साथ में हम एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है आपके लिए, और साथ में आरोग्य सेतु ऐप क्या जरूरी है इस एग्जाम के लिए या नहीं है, ये भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और कुछ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वहां पे कंडीशन दी हुई है, वो भी आपको फॉलो करनी है। तो एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये कंडक्ट करवाता है भी आईबीपीएस, तो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 to 3 और आपका ऑफिस असिस्टेंट जिसको आप क्लर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी पोस्ट जो है आज जो है निकल गई है। तो काफी टाइम के बाद एक अच्छी गुड न्यूज है सबके लिए, ठीक है। एज अ गुड न्यूज ही आप इसको कह सकते हैं। काफी टाइम के बाद आई है क्योंकि इस साल आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट जो बड़ी रिक्रूटमेंट थी वो नहीं आई थी। तो ये पहली बड़ी रिक्रूटमेंट इस साल की आ चुकी है, ठीक है। और इसमें काफी सारी सीट्स हैं। तो सीट्स कितनी हैं टोटल, उनके बारे में हम एक वीडियो और देखेंगे क्योंकि आज का वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा किस किस स्टेट में कौन कौन सी सीट्स हैं, ठीक है, कितनी कितनी सीट्स हैं। तो आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी, और कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहली मेन चीज आती है डेट्स, कि कौन कौन सी जो डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो भाई कल से 1 जुलाई 2020 से और 21 जुलाई 2020 तक इसका रजिस्ट्रेशन रहने वाला है, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2020, मतलब आज रात 12 बजे से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं पेमेंट की, पेमेंट ऑफ फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है देखिए, ये भी आपको 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक जो है वो फिल करनी है। डन। अब यहाँ पे कुछ दे रखा है, डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो ये पीईटी, उसके लिए देखो नीचे आगे उन्होंने ये लगाया हुआ, उसके आगे नीचे लिखा है इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। देखिए पीईटी क्या था, प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो जिनको रिजर्वेशन मिलता था कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए फ्री ट्रेनिंग वहां पे प्रोवाइड की जाती थी एग्जाम से रिलेटेड। ओके। तो एग्जाम के लिए मतलब प्री एग्जाम ट्रेनिंग उसमें उसमें करवाई जाती थी। तो इस बार अब होगी या नहीं होगी, तो जहां तक मुझे लग रहा है इस बार नहीं हो पाएगी जी। क्लियर। तो इस बार आपको खुद से ही घर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या मैं आरआरबी, पीओ और क्लरिकल के लिए एक सीरीज चलाऊं, ठीक है, जिसमें आपका जो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चाहे वो आपका क्लरिकल हो चाहे आपका पीओ एग्जाम हो आरआरबी, दोनों का इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ये सब। अब ये ट्रेनिंग होगी, वैसे उन्होंने दे रखा है यहाँ पे 24 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। उसके बाद प्रीलिम एग्जाम के लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अगस्त 2020 में आ जाएंगे। एग्जामिनेशन जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगी वो होगी इन सितंबर और अक्टूबर 2020। दीज आर टेंटेटिव डेट्स बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आई है, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं। तो आपने ये सितंबर मान के प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देनी है अब, ठीक है। कुछ लोग तो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, जो डेट्स का इंतजार कर रहे थे तो आ चुकी है, अभी अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। डन। डेली के डेली करंट अफेयर्स लगाइए क्योंकि हम मेंस का साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी आगे एग्जाम पैटर्न आएगा तो उसमें बताता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो ध्यान रखनी है। तो कल से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, सबसे पहली चीज आती है, हाँ अगर कुछ इसने चेंज किया, नोटिफिकेशन में कुछ और चेंज होगा, तो आप ये आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पे जा सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल और अपडेट इसके बारे में मिलती रहेंगी। बाकी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये सारी डिटेल्स देता रहूंगा। डन। अब आगे क्या है, एक जो कैंडिडेट हो या तो ऑफिस देखो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। मतलब या तो वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एक तो ये है।
एंड का मतलब और, साथ में वो ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये दो चीजें वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऑफिसर में थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑफिसर में क्या है, वहां पे 3 कैडर है आपके पास, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3। तो अब जब आपको ऑफिसर स्केल में अप्लाई करना है, तो या तो आप ये पहले वाला अप्लाई करेंगे, या दूसरे वाला, या तीसरे वाला, मतलब इन तीनों को एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते आप। समझ आई बात? तो क्या कहा मैंने, एक तो आप क्लरिकल का अप्लाई कर सकते हो, साथ में एक ऑफिसर का। ऑफिसर 3 टाइप के हैं, 3 में से सिर्फ एक ही अप्लाई कर पाओगे, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, नेपाल का सिटीजन भी होना चाहिए, भूटान, तिब्बत, ठीक है, जो 1 जनवरी 1962 से पहले आए। अब देखो नेपाल के लोगों को भी हमने यहाँ पे जॉब देते हैं, लेकिन देखिए आजकल नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री लाइन जो है वो क्राइसिस चला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है किस वजह से चला हुआ है वो। और कल हमने 59 चाइनीज ऐप भी बैन कर दिए। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ बैन से, ठीक है। आप लोग खुश हैं नहीं है, बताइएगा नीचे। अब देखिए आगे, जो पर्सन माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, बर्मा और ये सब, ये भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे भर सकते हैं, बाकी कंट्रीज के भी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एज की। तो 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? अगर आपको ऑफिसर स्केल 3 भरना है तो आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। पर यही सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ये तो सिर्फ एज की है। साथ में जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखोगे तो उसमें इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए 21 से 40 साल का आपका यहाँ पे एज होना चाहिए। मतलब 1980 से लेके 3 जुलाई 1980 से लेके 30 जून 1999 तक वो पैदा हुआ होना चाहिए। अगला, फॉर द ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए, ये सीनियर मैनेजर के लिए था, मैनेजर के लिए यहाँ पे 21 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। और वो 3 जुलाई 1988 और 30 जून 1999 के बीच में जन्मा होना चाहिए। और बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, मतलब अगर कोई 30 जून 1999 को जन्मा है तो वो भी उसको भर सकता है, और कोई अगर 3 जुलाई 1988 को जन्मा था वो भी उसको भर सकता है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ये 18 से 30 साल इसकी एज होनी चाहिए आपके लिए। तो एज जो है 3/7/1990, 3 जुलाई 1990 से लेके 30 जून 2002, दोनों डेट जो इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेट पे अगर पैदा हुआ है तो भी वो इंक्लूडेड होंगे। हाँ, कोई अगर 2 जुलाई का है, 2 जुलाई 1990 का है, तो वो नहीं भर सकता है। नेक्स्ट, फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो बिटवीन 18 years and 28 years that candidate must should had not been born earlier than this 2nd July 1992 and later than 1st July 2002। तो ये डेट भी यहाँ पे दे रखी है। तो आई थिंक आपको एज का पता चल गया होगा, इस क्राइटेरिया का। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले मल्टीपर्पज मतलब क्लरिकल की बात कर लेते हैं। क्लरिकल में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। अब ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए भी, सीधी सी बात है। अगर ये आपको नहीं आती है लोकल लैंग्वेज तो उस स्टेट का एग्जाम आप नहीं भर सकते हैं। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब है, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए वहां पे थोड़ा बहुत, ठीक है जी। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसको आप पीओ भी बोलते हो, ठीक है। आरआरबी पीओ जो है वो है। इसके लिए क्या है, तो वही बैचलर डिग्री इसमें भी होनी चाहिए। साथ में और क्या हो सकता है, प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसके पास डिग्री होगी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटनरी में, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, ठीक है, पिशीकल्चर में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉरपोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। तो ये काफी सारे यहाँ पे इन्होंने आपके पास पोस्ट दे रखी हैं, तो इनके लिए सॉरी डिग्रीज दे रखी हैं। तो ये भी अगर आपके पास है तो आप इनको भर सकते हैं, और इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर आपके पास आगे क्या बोला है,
डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे भी आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं ऑफिसर स्किल 2, ठीक है, मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। ये इसमें दो टाइप की पोस्ट है, ध्यान रखना ऑफिसर स्किल 2 में। एक तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, इसमें क्या है आपका कोई भी डिग्री आपके पास है वो भर सकते हो आप, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। प्रेफरेंस फिर से जो यहाँ पे मैंने बोला वही उनको यहाँ पे भी दी जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इसमें कंपलसरी है जी, इसके बिना आप नहीं भर सकते। फिर ऑफिसर स्केल 2 में ही एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ जिसको बोलते हैं वो भी आता है। तो इसमें आईटी ऑफिसर है आपका, कौन कौन भर सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है, कम्युनिकेशन की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस वाला है, या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जिसके पास है, और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का रेलेवेंट फील्ड, मतलब ये जो यहाँ पे डिग्रीज दे रखी है इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिजायरेबल मतलब जरूरी नहीं, अगर ये है तो प्रेफरेंस इनको मिलेगी। क्लियर? मैंडेटरी अगर लिखा होता फिर ये कंपलसरी होता जी। तो प्रेफरेंस इनको दी जाएगी जिनके पास ASP PHP C++ जावा VB VC OCP इनका सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर सीए की बात करूं तो सीए एक आपके रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका। लॉ ऑफिसर की बात करूं तो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट और लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। 2 साल से कम का तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए लॉ ऑफिसर का जो है। 2 साल आप या तो एडवोकेट बन जाओ, या उसने क्या बोला है लॉ ऑफिसर होने चाहिए बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पर नॉट लेस देन 2 ईयर्स। 2 साल से कम का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी नहीं चाहिए, 2 साल से ऊपर वाला चाहिए। फिर आता है ट्रेजरी मैनेजर। ट्रेजरी मैनेजर की क्वालिफिकेशन आगे दी है मैंने, क्या चाहिए, और इसमें 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। तो ट्रेजरी मैनेजर में कौन आएगा, जिसने चार्टेड अकाउंटेंट और MBA करी हो इन फाइनेंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डन। मार्केटिंग ऑफिसर जिसने MBA करी है मार्केटिंग में, ठीक है, 1 ईयर इसमें फिर से वही एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एग्रीकल्चरल ऑफिसर, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, वेटनरी में, वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या PC कल्चर में, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ओके। और साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए। और तीसरा आपके पास आता है सीनियर मैनेजर स्केल 3 का जो है, इसमें आपके पास कोई सी भी डिग्री चलेगी, और ऊपर जो बोला वो उनको प्रेफरेंस यहाँ पे भी दी जाएगी। देखो बैंकिंग का हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो, इन सबको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। बट एक कंडीशन है, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका एज एन ऑफिसर इन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये तो होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं फीस की, तो फीस इस बार थोड़ी सी बढ़ा दी है। ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए फीस पिछले साल जहां तक 600 होती थी, अब 850 रुपए ले रहे हैं ये जी। क्लियर? लेकिन जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनसे 175, ठीक है। SC ST PWD मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी जो बच गए उन सब से 850 रुपए फीस है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपल क्लरिकल की अगर बात करूं, यहाँ पे भी 850 रुपए फीस बढ़ा दी है, जिसमें भी देखिए, ठीक है, 850 रुपीज आपके बाकी सबके लिए है, लेकिन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 175। डन। आगे बात समझ में? बाकी बैंक चार्जेस वगैरह कहते हैं अगर कुछ और लगते हैं तो वो स्टूडेंट को जो है वो सहने पड़ेंगे, मतलब स्टूडेंट के खाते से जाएंगे, वो बैंक उसको नहीं भरेगा। डन। तो बढ़ा दी है फीस थोड़ी सी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है? तो एग्जाम पैटर्न में बात करूं, सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम, ये आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस स्केल 1 के लिए, मतलब क्लैरिकल और PO की बात कर रहा है। क्लरिकल की बात करूं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ्स और रीजनिंग आपका आने वाला है। मीडियम यहाँ पे बात करूं, स्टार लिखा है,
तो मीडियम यहाँ पे दोनों रहने वाले हैं, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होगा जी। जोन सी आपकी इच्छा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स में 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और टोटल जो टाइम मिलेगा 45 मिनट मिलेगा। अभी देखो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ मान के चलिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी इजी लेवल के रहने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे मॉडरेट टू टफ आपसे नहीं पूछा जाता ये एग्जाम, तो ये एज कंपेयर टू बाकी बैंकिंग एग्जाम ये काफी इजी है क्रैक करना। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड विद एक्यूरेसी, यू नीड स्पीड विद एक्यूरेसी। बात समझ आ रही है? तो आपको ये दोनों चीजें चाहिए, एक तो स्पीड चाहिए, साथ में क्या चाहिए, एक्यूरेसी। और आपके एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट ये रहने वाला है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका प्रीलिम एग्जाम हो गया। कट ऑफ में आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा कि किस स्टेट में कितनी सीट्स हैं, प्लस में आपकी कट ऑफ कितनी रही थी कौन सी स्टेट से, ये हम एक सेपरेट वीडियो का बना लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पीओ की। तो ऑफिसर स्केल 1 पीओ, पीओ में फिर से वही रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोई फर्क नहीं है जी, दोनों सेम ही है। ठीक है, और नाम से थोड़ा सा अलग किया हुआ है, अदरवाइज इसमें कोई फर्क नहीं है। डीआई भी इसमें आने वाली है, ध्यान रखना, इसमें भी डीआई आएगी आपकी। लेवल वही रहेगा फिर से, इजी टू मॉडरेट, क्योंकि आप समझ रहे हो 45 मिनट 80 क्वेश्चन, तो कोई हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपनी स्पीड का और किसका, एक्यूरेसी का। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए। घर पे हो तो अभी मॉक टेस्ट लगाते रहिए जी, मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आ गया है। अब 3 महीने से घर बैठे थे, आई होप आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करी है। बाकी मैं एक क्रैश कोर्स लेके आता हूँ इसके लिए, डीआई प्लस में आपका क्वांट। ठीक है, मैं इसमें बेसिक नहीं करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, प्लस में डीआई। बात समझ आ रही है? तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो ये आपने फोकस करना है किस पे ऊपर, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। डन, आगे चलते हैं। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लें, अगर प्री क्लियर हो गया तो अब मेंस पे आते हैं। तो मेंस में आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है नीचे, कैंडिडेट कैन ऑप्ट ईदर 4A और 4B, दोनों में से कोई एक भी। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश से घबराते थे ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज, अब इंग्लिश का तो यहाँ रोल ही नहीं बचा। प्री में आपका सिर्फ क्या था, देखो रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, और यहाँ पे क्या आ गया, रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज, इसके बाद आपका हिंदी, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इंग्लिश तो खत्म होगी ना। तो बात समझिए, जो हिंदी लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, इंग्लिश वालों के लिए भी उतनी अच्छी है जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की इंग्लिश में दिक्कत रहती है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे बाकी जो स्टार बने हुआ मैंने आपको बता दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसमें ऑप्ट कर लीजिएगा, जिसमें कंफर्टेबल हो। अब यहाँ पे 2 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है, 2 घंटे का और 200 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले, मतलब 120 मिनट और 200 क्वेश्चन करने हैं। तो देखो जी टाइम कहाँ कहाँ बच सकता है आपका, एक बचेगा कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन में, एक बचेगा ये जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन में, एक टाइम आपका बचेगा या तो हिंदी लोगे या इंग्लिश उसमें। समझ आ रही है बात? क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो ये जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन और ये हिंदी के 40 क्वेश्चन, कितने हो गए, 120 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके 120, ये हार्डली आपके 40 मिनट में हो जाने चाहिए। 40 ज्यादा कह दिया मैंने, ये आपके 30 मिनट, आधे घंटे में हो जाने चाहिए। 10 मिनट में ये 40 क्वेश्चन, 10 मिनट में ये 40 क्वेश्चन, और 10 मिनट में आपकी हिंदी लैंग्वेज। इतना ही टाइम इनको देना चाहिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए इसमें। ठीक है जी, बाकी बच गए ये, तो 1.5 घंटा इसके ऊपर आप आराम से दे सकते हो। हाँ, किसी का ये और अच्छा तो चलो 40 मिनट दे दिए इन तीनों को, तो बाकी कितने बच गए आपके पास, 80 मिनट और बच गए ना। तो 80 में से 40 मिनट इधर देने, 40 मिनट इधर देने। ठीक है, तो जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा वहां पे ये अच्छे से बताऊंगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सेम चीज आपकी ऑफिसर स्केल 1 में, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज करिए। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्या आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया। और डेली प्रैक्टिस करिए जी। डेली क्या करना है आपको, जीए करनी है डेली, जनरल अवेयरनेस, और साथ में करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डेली के डेली करिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर अपने फोकस करिए। आगे बात समझ में? तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं फिर। अब क्या है, देखो कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज आपकी प्रेफरेंस दी जा रही है।
तो अगर आपको आंध्र प्रदेश से भरना है तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश तो हर स्टेट में है, लेकिन साथ में तेलुगु। अरुणाचल से आप भरते हो, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चल सकते हैं। आसाम की बात करूं तो आसामीज आपको आनी चाहिए। बिहार की बात करूं हिंदी इंग्लिश, छत्तीसगढ़ हिंदी इंग्लिश, गुजरात तो गुजराती आनी चाहिए, हरियाणा हिंदी इंग्लिश, हिमाचल हिंदी इंग्लिश, J&K के लिए आपको उर्दू एक्स्ट्रा आनी चाहिए। झारखंड के लिए हिंदी इंग्लिश से काम चल पड़ेगा आपका। कर्नाटका के लिए कन्नड़ा या कोंकणी, ये दोनों आपको आनी चाहिए, तभी कर्नाटका में भर पाओगे। केरला का तो मलयालम आपको आनी चाहिए, तभी केरला भर पाओगे। MP की बात करूं तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है। महाराष्ट्र हिंदी इंग्लिश, मराठी और कोंकणी ये दोनों आपको आनी चाहिए लैंग्वेज। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुरी आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश। उड़ीसा की बात करूं ओडिया आनी चाहिए। पौंडीचेरी के लिए तमिल, तेलुगु या मलयालम, इनमें से कोई एक आती है तो आप कर सकते हो आराम से। पंजाब के लिए आपको पंजाबी आनी चाहिए, साथ में हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए। राजस्थान के लिए हिंदी इंग्लिश। तमिलनाडु के लिए तमिल आनी चाहिए जी। तेलंगाना के लिए तेलुगु एवं उर्दू आपको आनी चाहिए। त्रिपुरा के लिए बंगाली आपको आनी चाहिए। यूपी के लिए देखो उर्दू आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो आप भर ही सकते हो वहां पे, साथ में उर्दू भी आनी चाहिए यूपी के लिए। डन। साथ में वेस्ट बंगाल के लिए तो हिंदी इंग्लिश और बंगाली, इसमें आप भर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो आपके ऑफिसर स्किल 2 था, तो ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होगा आपका, सिंगल लेवल एग्जाम, और उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं आएगी जी, क्या आएगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। डन। बाकी सारी वही चीजें, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI डाटा इंटरप्रिटेशन आपको मिलने वाली है। डन। तो यहाँ पे DI उसने स्पेशली लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हाई अच्छे लेवल की DI आपको मिलने वाली है। और अगर RRB PO और क्लरिकल की बात करूं तो वहां पे नॉर्मल लेवल की DI आएगी भी अगर तो, अदरवाइज वहां पे आपको DI देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑफिसर स्किल टू स्पेशलिस्ट कैडर की बात करूं तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, जिस भी फील्ड से हो, IT से तो IT की नॉलेज, लॉ से हो तो लॉ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। रीजनिंग आपको आनी चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस आनी चाहिए, साथ में इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, एंड देन कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, और साथ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI। ओके, तो यहाँ पे 240 मार्क्स का है, और यहाँ पे टाइम भी आपका देखो 2.5 घंटे है। ऑफिसर स्किल टू स्पेशलिस्ट SO का जो भरेंगे उसके लिए 2.5 घंटे का टाइम है। डन। स्केल 3 में इसमें भी सिंगल पेपर है आपका। रीजनिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इनमें से कोई एक लैंग्वेज, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI। तो ये आपका स्केल 3 का है, साथ में एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है, इसके लिए जरूरी है। तो ये भी 2 घंटे का आपका टाइम, ये यहाँ पे लिखा है यानी 4A 4B में से एक आप चूज कर सकते हो। बात आती है पेनल्टी की, पेनल्टी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे इसने लिखा है देखो 1/4, जितने मार्क्स होंगे उसका 1/4 कट जाएगा आपका। ओके, जितने एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं उसका 1/4 कट जाएगा, एक अगर क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो, और कोई अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं। डन। अब बात आते हैं कि स्कोर्स जो हैं वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, कौन कौन सी स्केल। देखिए जरा, एक तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सी शिफ्ट में एग्जाम होता है, इस बार तो और ज्यादा में होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोविड-19 है, तो जहां पे 100% पहले स्ट्रेंथ होती थी, और 50% पे ही वो एग्जाम लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शिफ्ट बढ़ेंगी तो आपके जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आपका वेरी करेगा, तो उसको सेम करने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन वहां पे करने वाले हैं, ठीक है जी। अब ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। मल्टी जो पर्पस जो क्लरिकल का एग्जाम है आपका, उसमें सिर्फ आपके मेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। क्लियर, इसमें इंटरव्यू आपका नहीं है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं तो इसमें मेंस एग्जामिनेशन प्लस में इंटरव्यू के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के, ठीक है। अगर मैं ऑफिसर स्केल 2 की बात करूं, इसमें जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट जो भी है, या ऑफिसर स्किल 3, तो इसमें आपका सिंगल लेवल मेंस एग्जामिनेशन होगी, वो तो कंसीडर होगी, साथ में आपका इंटरव्यू, उसके मार्क्स भी जोड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलें फिर।
अब बात आता है कि ज्वाइनिंग के टाइम या इंटरव्यू के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाना है। तो ओरिजिनल होने चाहिए, साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फोटो कॉपीज भी साथ में आपको लेके जानी है। किस किस की लेके जानी है? देखो, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर, जो कॉल लेटर आप एडमिट कार्ड जो वहां पे आपके पास होगा, ठीक है, सॉरी इंटरव्यू कॉल लेटर जो आपको आया होगा एक्चुअली, वो आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ध्यान रखिएगा, जो आप फॉर्म भरोगे उसका आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है अपने पास, ठीक है, वो भी आपको लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको चाहिए, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपको पता ही है। मार्कशीट आपको चाहिए, सारी की सारी जितनी जो आपकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे प्रूफ करें। कास्ट सर्टिफिकेट, ये SC ST OBC कैटेगरी के जितने कैंडिडेट है उनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्रीमी लेयर वालों को देखिए, वहां पे OBC के जो क्रीमी लेयर हैं, आई थिंक उनको इस बार देखो रिजर्वेशन नहीं मिलने वाली। डन। तो उनको क्या करना है, वहां पे जनरल कैटेगरी का वहां पे फॉर्म भरना है एक्चुअली। इनकम एसेट इशूड बाय एनी वन ऑफ अथॉरिटीज बाय, तो अगर इनकम वगैरह है आपकी, अगर आपने EWS कैटेगरी के लिए अगर आपने भरा है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी वहां पे दिखाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWD है, मतलब पर्सनल विद हैंडीकैप, ठीक है, अगर आप हैं डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो वहां पे आपको ये दिखाना पड़ेगा। अब आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये भी इंटरव्यू के टाइम आपकी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या लेके जाना है आपको, तो या तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, ठीक है, फोटो आइडेंटिटी बाय गेजेटेड ऑफिसर जो इशू करी हो, आधार कार्ड, ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो भी आप ले जा सकते हो। लेकिन क्या नहीं ले जा सकते, तो ध्यान रखना है, राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे नहीं ले जा सकते आप। डन। अगला इसमें क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। इस बार आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के इन्होंने कुछ रूल दिए हैं, ठीक है। रूल क्या क्या है, तो समझिए, पहले तो 15 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना है वहां पे। डन। जो भी आपका टाइम होगा उससे 15 मिनट पहले वहां पे जाना है। साथ में आपको वहां पे क्या क्या अलाउड होगा इस बार, तो एक तो मास्क अलाउड होगा, साथ में क्या अलाउड होगा, देखिए ग्लव्स अलाउड होगा, साथ में क्या अलाउड होगा, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल अलाउड होगी वहां पे, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर वहां पे अलाउड होगा, एक सिंपल पेन इस बार आपको खुद लेके जाना पड़ेगा। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, कॉल लेटर होगा, एडमिट कार्ड हो सकता है, ID कार्ड हो सकता है, फोटो कॉपी ऑफ ID कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हो। फोटो कॉपी जो आप देखो, एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी एक तो लाओगी, साथ में फोटो कॉपी ऑफ फोटो ID स्टेपल्ड विद इट। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कॉल लेटर के साथ या एडमिट कार्ड के साथ क्या लगाना है, फोटो कॉपी ऑफ ID प्रूफ, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल ID ये भी आपको ले जानी पड़ेगी साथ में। इन केस ऑफ स्क्राइब उनके लिए है जो लिख नहीं पाते, तो वो साथ में एक और कैंडिडेट ले जा सकते हैं, ठीक है। तो स्क्राइब फॉर्म भी आपको फिलअप करके वहां पे ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी आप चीजें वहां पे नहीं ले जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको जैसे वहां पे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उसके हिसाब से रो में खड़ा होना पड़ेगा। आपको N95 मास्क आपके पास होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, स्क्राइब के पास भी अपने होने चाहिए। और कैंडिडेट और जो स्क्राइब जो साथ में लिखने वाला होगा, उन दोनों को N95 मास्क जो है वो पहनना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा था ना, आरोग्य सेतु चाहिए या नहीं चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल ऑन हिज फोन। आरोग्य सेतु जो है वो होनी चाहिए आपके फोन में, अगर वो नहीं है तो फिर आपसे क्या करवाएंगे, वो एक फॉर्म भरवाएंगे वहां पे, वो बताऊंगा। डन। कैंडिडेट विद मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन सेतु विल नॉट बी अलाउड टू एंट्री। अब समझ लीजिए, यहाँ पे आरोग्य सेतु अगर आपके पास है और उसमें अगर आपका शो कर रहा है मॉडरेट टू हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु, तो आपको वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा, एंट्री आपकी अलाउ नहीं की जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एनी रिस्पॉन्स इन डिक्लेरेशन सुजेस्ट COVID-19 इन्फेक्शन विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। अगर आपको
कोई भी सिम्टम इसका मिलता है, कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, तो आपको वहां पे एग्जाम वेन्यू में परमिट नहीं किया जाएगा। तो ये आरोग्य सेतु मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, तो आरोग्य सेतु आपके फोन में होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब तो डाउनलोड कर लो, अब तो उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया उसका कोड भी। क्लियर, चलिए, और चाइनीज ऐप वैसे ही बैन कर दिया। आफ्टर आरोग्य सेतु आप डिस्प्ले करोगे एंट्री गेट पे, तो उसके बाद स्विच ऑफ करना है आपने फोन, और वो फिर वहां पे, अब देखो फोन भी सबके पास वहां पे होना चाहिए, तो वो वहां पे खुद कलेक्ट करेंगे। अब वहां पे आपको देखिए टेम्परेचर भी चेक करवाना पड़ेगा। अगर किसी का भी टेम्परेचर अबव नॉर्मल 99.14 फारेनहाइट से ज्यादा मिलता है और डिस्प्लेइंग एनी सिम्टम ऑफ वायरस, दे विल बी नॉट अलाउड, दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द वेन्यू। तो देखिए अब आपके लिए जरूरी क्या हो गया है, अपनी जो सेहत है उसको भी अच्छे रखना आपको जरूरी हो गया है। अगर आप सेहत अपनी अच्छी नहीं रखते हो, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ध्यान रखिएगा, अगर बीमार पड़ गए गलती से, तो वहां पे आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। तो मैं दुआ करता हूँ ऐसे तो किसी के साथ ना हो। ठीक है, सारे ठीक रहें बिल्कुल, बस आप प्रेपरेशन करते रहिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वो आपको पता ही है, वो पूरा फॉर्मेलिटी वगैरह वहां पे करते हैं। रफ शीट, हाँ रफ शीट का ध्यान रखना है इस बार, हर एक कैंडिडेट के डेस्क पे रफ शीट मिलेगी। नो एडिशनल शीट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग एग्जाम। इस बार आपको रफ शीट नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी पहले से प्रोवाइडेड होंगी सिर्फ वो होंगी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी, एडिशनल नहीं मिलेगी। ठीक है जी, बाकी आपको क्या करना है, जो बाद में जो भी कॉल लेटर आईडी प्रूफ होगा उसकी फोटोकॉपी, वो आपको एक वहां पे बॉक्स बनाया होगा उसमें डाल देनी है। रफ शीट भी आपको बॉक्स दिया होगा, एग्जिट करते हुए वहां पे वो डालनी है। ठीक है जी, तो बाकी ओवर क्राउड आपको वहां पे नहीं करना है। आगे बात समझ में, तो ये बाकी इंस्ट्रक्शन वो आपको दे देंगे वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बात आती है हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने से पहले आपके पास ना एक फोटोग्राफ होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए मैं बता देता हूँ आपके पास क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो पहले फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या है, तो देखो ये वाली जो यहाँ पे है हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको ध्यान रखनी है। डन, ये आपको वहां पे जब एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको ये ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया फंडा? सॉरी, जब आप फॉर्म फिल करोगे एक्चुअली, तो उस टाइम पे आपको इसी इसी को वहां पे लिखना है जो यहाँ पे इसने बोला है। देखो ना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो जो इसने बोला है तो ये वाली वो डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और पूरा आपको इंग्लिश में ये लिखना है, और इसको स्कैन करके, अब कैम स्कैनर भी बंद हो गया तो कोई और स्कैनर आपको देखना पड़ेगा, तो स्कैन करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब इनका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए तो ये बता देता हूँ। फोटोग्राफ के लिए देखो आपके पास ये सारी चीजें हैं। पासपोर्ट स्टाइल का होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए बैकग्राउंड जो है। ठीक है, रिलैक्स फेस होना चाहिए, सनी डे में होना चाहिए। तो क्लियर, आगे क्या क्या है इसमें, फ्लैश का आपको यूज करना है तो उसमें रेड आई आपकी नहीं आनी चाहिए। और क्या ध्यान रखना है, कैप, हैट, डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। रिलीजियस हेडवियर्स और कुछ भी आपके फेस पे और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, मेन चीज है ये। ठीक है, बाकी चीजें तो आप सारे कर ही लेते हो। ये है 200 गुना में 230 पिक्सल का ही होना चाहिए, और 20 केबी से 50 केबी के बीच का साइज होना चाहिए। ठीक है, 50 केबी से ज्यादा इसका साइज नहीं हो सकता है। डन, ये आप लोग पेंट से, मैं आपको अगर पता ना चले तो मैं पेंट से आपको करके बता भी दूंगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको सेट करके दिखा दूंगा कैसे आपको ये 20 केबी से 50 केबी का रखना है। तो पेंट ऐप सबके लैपटॉप में होती है, तो वहां पे इसका कोई भी इमेज को हम इस साइज का कर सकते हैं आराम से रिसाइज करके। डन, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन, तो साइन जो है व्हाइट पेपर पे होना चाहिए विद ब्लैक इंक पेन। तो ध्यान रखना है इंक पेन कौन सा होना चाहिए, ब्लैक इंक पेन होना चाहिए। डायमेंशन इतने 10 केबी से 20 केबी की ये फाइल साइज होना चाहिए, और 20 केबी से ज्यादा ये नहीं हो सकता। आगे क्या है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक से आपको रखना है वहां पे। फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी। डन, 20 केबी से 50 केबी की फाइल होनी चाहिए। वैसी डिक्लेरेशन जो होनी चाहिए इंग्लिश में होनी चाहिए, ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। ब्लैक इंक का ध्यान रखना है। फिर से फाइल टाइप वही जेपीजी या जेपीईजी,
और 800 गुना में 400 मेगापिक्सल, और फाइल साइज कितना हो सकता है 50 केबी से 100 के। बस इन 2 चीजों का ध्यान रखिए, बाकी ज्यादा चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती, इसी से आपका काम बन जाता है। ठीक है जी। ध्यान रखना है, हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए आपकी, ना साइन आपके कैपिटल में होने चाहिए, ना हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल में होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही आपके जिस एक तो रनिंग हैंड रिटन राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, जो सिग्नेचर है आपका रनिंग में जैसे आप लिखते हो उस हिसाब से होना चाहिए, कैपिटल वहां पे यूज नहीं करने हैं आपको लेटर्स। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपकी क्या होनी चाहिए, वो भी आपकी स्मॉल लेटर जो भी वहां पे गिवन है, जिस फॉर्मेट में गिवन है वैसी होनी चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आरोग्य सेतु आप नहीं रखते हो अपने फोन में तो फिर आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये कंडीशन वहां पे आपकी चेक की जाएंगी अगर ऐसे कुछ सिम्टम आपके मिलते हैं। ठीक है जी, वो तो सारी चीजें आपसे वहां पे पूछेंगे, तो अगर इनमें से कोई मैच करता है तो फिर आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। डन। साथ में ये मैंने आपको बता दिया, ये कब यूज होगा फॉर्म, जब आपको आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में नहीं मिलेगी तो ये फॉर्म भरने की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आपका टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।